हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरप्रेन्योरशिप का एक नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हमने इसके पहले पढ़ा था स्टार्टअप एंड मेक इन इंडिया। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने स्टार्टअप इंडिया के कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी कि क्या होता है, उसके प्रॉब्लम्स क्या फेस करने पड़ते हैं, और भी कई सारी चीज़ें हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ी थी। लेकिन उसमें कुछ और भी टॉपिक्स हैं जो कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे मतलब अगर स्टार्टअप इंडिया, अगर आपने वो लेक्चर देख लिया स्टार्टअप इंडिया एंड मेक इन इंडिया, तो ये पार्ट 2 होगा उसका। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया का पार्ट 2 होगा। तो मैं इसको जैसे स्टार्टअप इंडिया एंड मेक इन इंडिया पार्ट 1, ठीक है, यूट्यूब पे पढ़ा है, स्टार्टअप इंडिया एंड मेक इन इंडिया का पार्ट 2 होगा। अगर दोनों एक ही में होगा तो और अच्छी बात है, लेकिन मैं उसका पार्ट 2 भी डाल दूंगा जिसमें इस टॉपिक का नाम क्या होगा, मोबिलाइजिंग रिसोर्स फॉर स्टार्टअप। ठीक है, ये टॉपिक छूट गया था, या कह सकते हैं कि इस टॉपिक को बताना जरूरी है क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आ जाएगी व्हाट कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं स्टार्टअप के लिए। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करेंगे इसी चीज के बारे में कि क्या होता है स्टार्टअप को शुरू करने के लिए, कौन कौन से रिसोर्सेज का आपको यूज करना पड़ता है स्टार्टअप के लिए, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रिसोर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज स्टार्टअप मतलब क्या है, शुरुआत करना। तो अगर शुरुआत करने के लिए आपको कुछ ना कुछ रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, जैसे पढ़ाई करनी है तो आपको बुक्स चाहिए होता है ना, तो बुक्स इज द रिसोर्सेस। ठीक है, या आप कोचिंग जाते हैं तो कोचिंग इज द रिसोर्सेस। ठीक है, विद्यालय का एक रिसोर्स है, ठीक है, क्या करने का, एजुकेशन लेने का। ठीक है, तो वैसे स्टार्टअप के लिए आपको कई सारे रिसोर्सेस को आपको प्राप्त करना पड़ता है। अगर वो रिसोर्सेज आपके पास होंगे तो स्टार्टअप जो है वो आपका इजीली तरीके से आगे भी बढ़ेगा, ठीक है, हो भी जाएगा अच्छे तरीके से, और आप आगे जाके एक बेहतर इंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें देखो लिखा है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन रिफर्स टू ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन सिक्योरिंग न्यू एंड एडिशनल रिसोर्स फॉर बिजनेस फॉर्म। और अब देखो रिसोर्स का मतलब क्या है, अ रिसोर्स इज अ सोर्स और सप्लाई फॉर विच अ बेनिफिट इज प्रोड्यूस एंड दैट हैज सम यूटिलिटी। मतलब रिसोर्स क्या होता है कि सर एक जो आपके प्रोडक्शन में बेनिफिट प्रोवाइड करता है और जिससे हम यूटिलिटी ले सकते हैं। जैसे बुक्स की यूटिलिटी ले रहे हैं, ठीक है, पैसे को हम यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस में, तो पैसा क्या हो गया, हमारे लिए रिसोर्स हो गया, उसकी यूटिलिटी हो रही है। जितना हम पैसा लगाएंगे, जितना हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतना ही हमारा बिजनेस क्या होगा, एक्सपैंड होगा। ठीक है, और द बेनिफिट ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन में इंक्लूड इंक्रीज वेल्थ, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सिस्टम ऑफ इनहेंस वेलबींग। मतलब जितना अच्छे से रिसोर्स को हम अपने स्टार्टअप के अंदर लगाएंगे, बिजनेस के अंदर लगाएंगे, तो उतना ही हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉपरली एंड इजिली तरीके से रन होगा और सही तरीके से चलेगा। ठीक है, मोबिलाइजेशन का मतलब क्या है कि इट इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय अ स्टार्टअप और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू सिक्योर न्यू एंड एडिशनल फाइनेंशियल, ह्यूमन, फिजिकल रिसोर्स टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। मतलब मोबिलाइजेशन का मतलब रिसोर्स मोबिलाइजेशन, रिसोर्स को यूज करना, ठीक है, यूटिलिटी लेना, दिस इज कॉल्ड एज रिसोर्सेज। मोबिलाइजेशन, उसको यूज कैसे कर रहे हैं, ठीक है, उसको आप किस तरीके से अपने बिजनेस के अंदर मैनेज कर रहे हैं कि फिजिकल रिसोर्स आ जाए, ठीक है, और भी कई सारे रिसोर्स जिसकी भी आवश्यकता है, आपके कंपनी में मशीनरी की आवश्यकता है, ठीक है, लेबर्स की आवश्यकता है, और भी कई सारी चीजों की अगर आपके इंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आवश्यकता हो रही है, तो उसको हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये बेनिफिट प्रोवाइड करता है। मोबिलाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उसका आप किस तरीके से यूज करते चले जा रहे हैं। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जैसे मान लो स्टडी आप करते हो, तो एक होती है स्टडी, एक होती है नॉर्मल स्टडी, एक होती है स्मार्ट स्टडी होती है। तो आप किस स्टडी को चुनते हो, दोनों तरीका है। चाहे तो आप 8 घंटे पढ़ो, ठीक है, पूरा बुक रट जाओ। स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या है, मेन पॉइंट्स पढ़ते हैं, ठीक है, वो भी टॉप कर जाते हैं आपके जिस भी विश्वविद्यालय या किसी भी स्कूल्स या कॉलेजेस में आप पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो वो क्या है, वो आपके रिसोर्स को मोबिलाइज करने का तरीका है। एक ने क्या किया, वही रिसोर्स था, उसमें से मेन चीजें पड़ी जो लगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक बंदा भी वही कर रहा है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन ही कर रहा है, लेकिन वो पूरी चीजें गेन कर रहा है, उसका भी इंपैक्ट दिखेगा बाद में। ठीक है, हो सकता है वो टॉप ना कर पाए, लेकिन भविष्य में उसको जब नॉलेज हो जाएगी तो वो अपने नॉलेज को क्या करेगा, प्रसारित करेगा, बताएगा सबको। ठीक है, तो वो भी चीज, वो गलत नहीं होता है। कोई 8 घंटे 10 घंटे पढ़ रहा है तो उसके पास नॉलेज नहीं, ठीक है, बहुत नॉलेज होती है उसके पास, बस वो टॉप नहीं कर पाता तो लोग जज करते हैं कि भाई पढ़ता तो था, ठीक है, बट लेकिन वो आगे जाके और नॉलेजेबल तो रहेगा ही और उसकी नॉलेज काम भी आएगी। ठीक है, तो वो रिसोर्स मोबिलाइजेशन का एक तरीका है। जैसे इसमें लिखा है ना, इट इज द प्रोसेस ऑफ रेजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ असिस्टेंस फॉर इंटरप्राइज। इट कैन ऑल्सो बी नोन एज, इसका एक और नाम भी होता है, प्रोसेस ऑफ अटेनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम सप्लायर यूजिंग डिफरेंट मैकेनिज्म टू इंप्लीमेंट द ऑर्गेनाइजेशन वर्कफोर्स फॉर अचीविंग द प्री डिटरमाइंड गोल्स ऑफ द फर्म। मतलब आपको गोल्स जो डिसाइड हम लोग करते हैं वो रिसोर्स के बेसिस पे ही करते हैं।
जो हम स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, या जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये कैसे डिसाइड होता है? जब तक आपके पास रिसोर्स नहीं होगा, रिसोर्स अवेलेबिलिटी होगा तभी आप सोच पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज को, अपने ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करने के लिए रिसोर्स मोबिलाइजेशन का होना क्या है? आवश्यक, ठीक है। अब जैसे इसके कई टाइप्स होते हैं कि सर रिसोर्स किस तरीके से स्टार्टअप में यूज होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, कौन कौन से रिसोर्स हम स्टार्टअप के अंदर यूज करते हैं। तो पहला रिसोर्स क्या है, अभी पढ़ेंगे, अभी तो ऐसे ही नाम लिखा हुआ है, इसको नाम को पढ़ लेते हैं। सर फाइनेंशियल रिसोर्स की और पैसे की आवश्यकता आपको होती है। इंटेलेक्चुअल, जो आपने स्टार्टअप बिजनेस शुरू किया है उसका आपको एक होता नहीं कि सर पेटेंट कॉपीराइट करा लेना, ठीक है, ये भी आवश्यकता आपको होती, कोई और ना उसको चलाने लगे, ठीक है। बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स, बिना इनके काम ही नहीं होगा, ठीक है। लेबर, ठीक है, आपके फिजिकल रिसोर्सेज हैं, काम करवाते हैं। एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं, ये भी आपके काम आएगा, अभी सब पढ़ेंगे इसके अंदर क्या है। इमोशनल रिसोर्सेज हैं, मोरल रिसोर्सेज हैं, रिलेशनशिप रिसोर्सेज, मतलब इतने टाइप्स के रिसोर्सेज को यूज करके हम स्टार्टअप को और ज्यादा बेहतर, या कह सकते हैं स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले से पढ़ते हैं। तो पहला क्या लिखा है बेटा? फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कि सर अगर आपको स्टार्टअप शुरू करना है तो फाइनेंशियल रिसोर्स का होना आपके पास बहुत ही आवश्यक है। ये पहला चरण ही होता है कि सर अगर आप देखो ना, एसेंशियल एलिमेंट स्टार्टिंग ए न्यू एंटरप्राइज, कि अगर आपको एंटरप्राइज को शुरुआत करनी है तो आपके पास सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। जैसे होता नहीं कि सर आप मान लो फार्मिंग का बिजनेस या कोई भी बिजनेस आप करने जा रहे हो, ठीक है, या कोई आउटलेट खोलने जा रहे हो, तो आपको जमीन चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, तो उसका किराया या उसका पेट आपको रेंट देने के लिए, एग्रीमेंट कराने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो उतना पैसा आपके पास होना ही चाहिए। नहीं होगा तो फिर उसके बाद आप उसी के बाद तो आप पेटेंट कॉपीराइट लेंगे ना, अपना नाम या जो भी, ये थोड़ी पहले से ही सोचे नाम ये रहेगा वो रहेगा, पैसा ही नहीं होगा, ठीक है, ये सब चीजें नहीं। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि पैसे का होना बहुत आवश्यक है। जैसे लिखा है ना कि नो इंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी इज पॉसिबल विदाउट सफिशिएंट फाइनेंस। अगर आपके पास फाइनेंस नहीं है तो आप कोई भी इंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। तो पैसे का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या चीजें उसके पास होनी चाहिए एक इंटरप्रेन्योर के अंदर? तो देखो क्या लिखा है, पर्सनल अकाउंट ऑफ इंटरप्रेन्योर, उसका खुद का एक अकाउंट होना चाहिए। लोन्स एंड क्रेडिट एडवांस बाय फाइनेंशियल, उसको लोन्स, अब भाई अकाउंट खोलेगा तभी तो उसको लोन्स एंड एडवांसेस मिलेंगे, या अपनी सोच बताएगा वो तो, ठीक है। फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड प्राइवेट इन्वेस्टर्स, मतलब इतनी सारी चीजें अगर उसके पास रहेंगी तो उससे फाइनेंशियल रिसोर्सेज लिया जा सकता है। जैसे उसका खुद का अकाउंट होगा तो पैसा तो हो गई, दूसरी चीज की वो लोन भी ले सकता है, रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, ठीक है, उसके तो उनसे भी पैसा ले सकता है, ठीक है। प्राइवेट इन्वेस्टर्स, अगर वो अच्छा काम करेगा तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी आके उसके कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब पहली चीज है कि अगर आप कोई भी इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, कोई इंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो पैसे का होना आवश्यक है। पैसा नहीं होगा कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा? इंटेलेक्चुअल रिसोर्स। इंटेलेक्चुअल रिसोर्स का मतलब क्या होता है? इंटेलेक्चुअल रिसोर्स इंक्लूड्स द इंटेंजिबल वैल्यू ऑफ बिजनेस कॉर्पोरेट। इंटेंजिबल क्या है? पेटेंट, कॉपीराइट, ठीक है, गुडविल। ये आप धीरे धीरे स्टार्टअप में क्रिएट करना चाहते हैं। तब जैसे आप कभी देखिए किसी आउटलेट पे आप जाइए तो कितना अच्छे तरीके से आपसे बिहेव करते हैं, अच्छे तरीके से बात करते हैं। तो ये सब क्या है? ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये इंटेंजिबल चीजें होती हैं। ये आपको वहां पे जैसे होता है ना, रिलेशनशिप मेंटेन करना, नॉलेज मैनेजमेंट है बेटा, ठीक है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल बनाना, ठीक है। या ये कह सकते हैं मैंने आउटलेट खोला तो मैंने इसका पेटेंट लिया हुआ है, मतलब आप एक दायरे में रह के सारा काम करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इंटेलेक्चुअल रिसोर्स बोलते हैं। तीसरा क्या है? ह्यूमन रिसोर्स। अब ह्यूमन रिसोर्स कौन होते हैं? जिनका हम यूज करके, यूटिलाइज करके अपने बिजनेस या अपने स्टार्टअप को बहुत ज्यादा आगे लेके जाते हैं। जैसे वर्कर्स हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, इनका यूज हम करते हैं। क्या लिखा है? सक्सेस एंड सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस फर्म डिपेंड अपॉन द स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस एंड स्ट्रेंथ ऑफ इट्स वर्कर्स। मतलब ये पूरा जो हमारे बिजनेस का जो स्किल है, टैलेंट, एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ है, ठीक है, जो वर्कर्स का ये सारी चीजें जो होती है उसके अंदर, ये हमारे सक्सेस पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। जितना अच्छा काम करेंगे, जितना मेहनत करके काम करेंगे, जितना सही तरीके से काम करेंगे, अपने स्किल्स का यूज करेंगे, टैलेंट का यूज करेंगे, उतना ही हमारा स्टार्टअप आगे जाएगा। तो ह्यूमन रिसोर्स का बेहतर होना बहुत जरूरी होता है। फिर चौथा क्या है बेटा? फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज क्या होता है कि हर कंपनी को सरवाइव करने के लिए, अगर आपको लार्ज स्केल बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, तो आपको मशीनरी की आवश्यकता आपको होती है। तो जितना अच्छे टाइप की मशीनरी आप यूज करेंगे, जितना सही तरीके की मशीनरी आप यूज करेंगे, उतना ही आपका स्टार्टअप बेहतर होगा, ठीक है। तो फंक्शनिंग में या फिजिकल एस्पेक्ट की बात करें तो एवरी बिजनेस फर्म मस्ट हैव द required and appropriate physical resources to survive and to grow, whether it is MSME or large scale business, ठीक है। physical resource play a significant role in the smoothing function of business corporation, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम फिजिकल मतलब अपने खुद जाके काम को देखते हैं, खुद जाके काम करवाते हैं, मशीनरी का यूज करवाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? फिजिकल रिसोर्सेज बोलते हैं। तो इसकी भी आवश्यकता आपको बिजनेस के अंदर पड़ती है, जैसे जाके सारी चीजें देखना, एडमायर करना, लोगों को बताना, मोटिवेट करना, ये सारी चीजें होती है। फिर उसके बाद क्या है? एजुकेशनल रिसोर्सेज है,
ठीक है। एजुकेशनल रिसोर्सेज क्या है कि अगर आपको कोई भी बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करना है तो आपको उस पूरा प्रॉपर उस पर रिसर्च करते हैं, बिना जाने बिना कुछ समझे कि मार्केट में क्या वैल्यू है, मार्केट में क्या इसका इंपैक्ट पड़ सकता है, ठीक है, क्या हमारा जो बिजनेस है बहुत आगे के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, ये सब बिना जाने हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो एजुकेशनल रिसोर्स का होना बहुत जरूरी है, पढ़े लिखे होना बहुत जरूरी है, ठीक है। थोड़ा मोड़ा तो पढ़े लिखे आपके होना ही चाहिए। मैं नहीं कहता कि जैसे जितने भी बिजनेसमैन बने वो पढ़े लिखे सब रहते हैं, जो जिस सिनेरियो में रहा होगा वो उतना तो पढ़ा ही होगा जितना जरूरत होगी, ठीक है। लोग कहते हैं क्लास 8 में हो गए, तो उस समय 1990 1980s के समय में, 1970s के समय में 8 क्लास बहुत होता था, ठीक है। बट अभी लोग समझते नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना है एजुकेशनल का होना बहुत जरूरी है। इससे आप धीरे धीरे जब सीखते भी हैं तो पढ़े लिखे रहेंगे तभी तो कोई चीजें ग्रैब करेंगे, ठीक है। तो एजुकेशनल रिसोर्सेज का भी होना स्टार्टअप के लिए बहुत जरूरी है। नॉलेज, डेप्थ नॉलेज की बात हो रही है, ठीक है। फिर इमोशनल रिसोर्सेज है। इमोशनल रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो कंपटीशन बहुत होता है, तो आपको उस चीज को ग्रैब, उस चीज को सिक्योर करके रखना, उस चीज को दबा के अपने अंदर रखना कि मैं अपने इमोशंस को बाहर नहीं आने दूंगा, ठीक है। तो ये चीजें भी आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। कोई कंपटीटर है, आप लॉस में भी जा सकते हैं, आप डाउन हो सकते हैं, तो आपको टूटना नहीं है, आपको बेहतर बनना है। उनसे भी बेहतर कोई प्रोडक्ट लेके आइए, उनसे भी बेहतर कोई प्लान लेके आइए, स्ट्रेटजी लेके आइए, जिससे आप बेहतर बन सकते हैं। तो इमोशनल रिसोर्सेज का भी होना बहुत जरूरी है अपने, आप हमेशा सपोर्टिव रहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, मोरल रिसोर्सेज है। मोरल रिसोर्सेज में लिखा है मोरल रिसोर्स इन्वॉल्व्स सॉलिडिटरी सपोर्ट, लैग्निमिटी एंड सिंपैथेटिक सपोर्ट। मोरल रिसोर्स कैन बी इजीली रिट्रैक्टेड मेकिंग देम लेस एक्सेसिबल देन अदर रिसोर्सेज, ठीक है। मोरल, नैतिक, जैसे होता है ना, देख के आप सीखते हैं, ठीक है। लोगों को देखते हैं, बिजनेसमैन को देखते हैं, ठीक है। तो इन सबको देख के भी आप क्या करते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, कल्चरल नॉलेज रिसोर्सेज है, ठीक है। जहां पे भी आप बिजनेस करिए वहां के कल्चरल, वहां के क्या बोलते हैं, जो रिलीजन्स है उनका भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसा कोई भी स्टार्टअप शुरू मत करिए जिससे वहां के कल्चरल्स को और वहां के रिलीजन को कोई ठेस पहुंचे, ठीक है। तो आप इस चीज का भी ख्याल रखते हैं। ये नहीं कि स्टार्टअप शुरू कर दी, बाद में पता चला कि यहाँ के लोग ऐसा करते ही नहीं, ऐसा खाते ही नहीं, ऐसा पहनते ही नहीं है, ठीक है। ये बाद में आपको पता चला, ठीक है। तो पहले से ही रिसर्च करिए ताकि किसी कल्चरल या रिलीजन को इम्पैक्ट ना पड़े, तो इसका भी ज्ञान आपको होना चाहिए। उसके बाद रिलेशन रिसोर्सेज है। जितने भी जैसे कोई भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट करिए स्टार्टअप्स में, तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता है, ठीक है। आपको वर्कर्स और एम्प्लॉयज भी आपको चाहिए होते हैं, ठीक है। नॉर्मल तो चाहिए ही होंगे। तो रिलेशनशिप मेंटेन करना, उनसे किस तरीके का बर्ताव है, किस तरीके का बिहेवियर है, ये आपके अंदर होना ही चाहिए अगर आपको अपने स्टार्टअप को बेहतर तरीके से आगे लेके जाना है, बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से आगे लेके जाना है, एंटरप्रेन्योरशिप आपको मजबूत करनी है, तो ठीक है। तो ये कुछ 9 टाइप्स के रिसोर्सेज हैं जिनका स्टार्टअप में बहुत यूज होता है। तो फिर से मैं उस पर डिस्कस कर लेता हूँ कि सर पहले तो पैसे की आवश्यकता, फाइनेंशियल रिसोर्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा इंटेलेक्चुअल की मतलब जो भी बिहेवियर है, ठीक है, या कह सकते हैं नॉलेज है, सिस्टम है, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आप एक लीगल, जिसको आप बोलते हैं लीगल दायरे में रह के सारा काम करिए, ठीक है। कोई भी स्टार्टअप, ह्यूमन रिसोर्स, अगर पूरा जो सक्सेस डिपेंड होता है वो किसके ऊपर होता है बेटा, जो वर्कर्स के स्किल टैलेंट इसके ऊपर होता है, तो इनका बेहतर होना बहुत जरूरी है। फिजिकल रिसोर्स का मतलब क्या है कि सर जहां पे भी आप स्टार्टअप शुरू करिए, कोई भी प्लानिंग करिए, तो खुद जाइए, खुद देखिए सारी चीजों को, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन या मशीनरी जो भी लगानी है वो मतलब खुद जाके देखिए उसके बारे में क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है कि जितना भी नई नई चीजें आती जाती है मार्केट में, हम उतना अगर हम पढ़े लिखे होते हैं जल्दी से ग्रैब करते हैं उसको, ठीक है। इमोशनल रिसोर्सेज आपका होना चाहिए कि अगर कोई भी कंपटीटर है, कोई भी अगर आपका कंपटीटर आ भी जाता है, जैसे आप पहले से अकेले थे लेकिन कोई कंपटीटर आ भी गया, तो आप अपने इमोशन को कंट्रोल करेंगे, उसको डाउन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, लेकिन इमोशनली तौर पे, पर्सनली नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या, मोरल रिसोर्सेज का होना बहुत जरूरी है, देख के सीखने वाली बात, ठीक है। कल्चरल रिसोर्स, ऐसा काम करिए जिससे किसी कल्चर रिलीजन का कोई इंपैक्ट, मतलब उनके ऊपर कोई ठेस ना पहुंचे, ठीक है। रिलेशनल रिसोर्स है, जो भी आपके वर्कर्स, ठीक है, सप्लायर्स हैं, ठीक है, होलसेलर, रिटेलर जो भी हैं, उनके साथ आप रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन करके चलिए, तभी आपका स्टार्टअप बेहतर देगा, बिजनेस बेहतर तरीके से आगे रन कर सकते हैं। तो कुछ 9 टाइप्स के रिसोर्सेज हैं जिनको हम यूज करके स्टार्टअप को और बेहतर बना सकते हैं, ठीक है, या कह सकते हैं उसके लिए बहुत जरूरी है, ये भी कहा जा सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं सर, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट विथ वेंडर, सप्लायर्स, बैंकर्स एंड प्रिंसिपल कस्टमर्स। अब देखो कोई भी स्टार्टअप के लिए आपको वेंडर्स के साथ, ठीक है, या कह सकते हैं सप्लायर्स के साथ, ठीक है, बैंकर्स जो कि आपको लोन्स प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर्स जो आपके प्रोडक्ट को खरीदते हैं, मतलब इनसे आपका कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। मतलब इनसे आप पहले से ही जुड़ने का प्रयास करने लगते हैं, ठीक है।
तो जैसे इसमें देखो लिखा है कि प्रीलिमिनरी और प्री कॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट दैट इज मेड बाय अ पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी और कॉर्पोरेशन दैट डज नॉट एग्जिस्ट एट टाइम ऑफ साइनिंग सच एन एग्रीमेंट। मतलब ये पहले से ही सोच के रखते हैं कि अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, स्टार्टअप्स खोलेंगे, तो हमें इन सारे लोगों से पहले से ही हमें एग्रीमेंट करके बनाना ही पड़ेगा कि भाई कस्टमर की बात आएगी, वैल्यूएबल गुड्स देंगे, क्वालिटेटिव गुड्स देंगे, ठीक है। वेंडर्स जो कि हमारे प्रोडक्ट को बेचेंगे, ठीक है, उनका मार्जिन अच्छा रखेंगे, ठीक है। बैंकर्स लोन लेने के लिए हैं तो उनसे हम ऐसा स्कीम बताएंगे, उनसे ऐसा प्रोजेक्ट रिपोर्ट उनको देंगे कि लोन आसानी से मिल जाए, ठीक है, और टाइम पे भर भी दें, ये नहीं केवल ले ले, ठीक है। सप्लायर्स है, बहुत सारी चीजें, तो इन सब चीजों का ख्याल आपको रखना ही पड़ता है, ठीक है। तो जैसे देखो, दीज एग्रीमेंट्स आर इंटर्ड इनटू देयर एंड प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड बिफोर एन ऑर्गेनाइजेशन टेक्स फॉर्म, ठीक है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन खुलती नहीं है तो हम इसका पैसा देते हैं, जैसे एग्रीमेंट कराना, कॉन्ट्रैक्ट्स कराना, ठीक है, सारी चीजें तय करना। अब देखो क्या लिखा था, पर्सन हु इंटर्स द प्री कॉर्पोरेशन ऑफ प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट इज यूजुअली कॉल्ड द प्रमोटर। मतलब जो ये प्री कॉर्पोरेशन ऑफ प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स करता है उसको हम लोग प्रमोटर बोलते हैं। द पर्सन हु इज साइनिंग दीज कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी इंटेंड्स टू बाइंड द कंपनी टू एन एग्रीमेंट इन फ्यूचर व्हेन द कंपनी इज फाइनली इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। मतलब ये तब तक उसके लिए बाइंड होगा, मतलब तब तक उसके लिए उत्तरदायी होगा जब तक कंपनी चल रही हो, ठीक है, जब तक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होगी। जैसे होता नहीं कि सर, जैसे जब तक कोई भी, जैसे मान लो फॉर्म खोल रहे हैं, तो जब तक उसका रजिस्ट्री नहीं हो जाएगी तब तक वो नहीं खुलेगा, ठीक। कॉन्ट्रैक्ट ही तो है ना कि भाई 2 तारीख से पहले नहीं खोल सकते, वो वेरिफिकेशन के लिए गया वो, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, पहले से ही बनाई गई होती है, ठीक है, इसके बिना काम नहीं होता। अब इसके लिए हम लोग, अब जैसे आपने बिजनेस लॉ जब पढ़ा होगा तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा, क्योंकि भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही हम ये सारी चीजें करते हैं, ठीक है। ऑफर एक्सेप्टेंस अभी आएगा, सब वही सारी चीजें। तो देखो क्या लिखा है, लीगल स्टेटस ऑफ प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, कि सर अगर आपको पहले से कॉन्ट्रैक्ट बनाने हैं तो उसके लिए हम लोग लीगल स्टेटस क्या फॉलो करते हैं, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत चलते हैं, ठीक है। ऑल एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड विद फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉफुल कंसिडरेशन, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, ठीक, देखो बेसिक रिक्वायरमेंट फॉरम, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे देखना है आपको कि सर अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए। तो पहला तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है, ठीक है, कि एग्रीमेंट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑफर देंगे आप, ठीक है, कि सर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के साथ, ठीक है। एक्सेप्टेंस भी देंगे कि हाँ मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो दोनों मिल के हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। फिर अब ये बताने की जरूरत नहीं है आपको, फिर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। अब सेकंड बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज द बोथ पार्टीज मस्ट एक्ट टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, ठीक है। मतलब ये जो भी पार्टीज अपने बीच कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ठीक है, उनका लीगल रिलेशन होना चाहिए। नहीं कि सर सप्लायर कौन है आपने नाम ही नहीं बताया और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। फिर पार्टीज कंपेटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट, जिस पार्टी से हम कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जिससे भी हम वो जिसको भी हम सामान देने जा रहे हैं, जिसके साथ भी रिलेशनशिप मेंटेन करने जा रहे हैं, ठीक है, वो कंपेटेंट होना चाहिए, उसके लायक होना चाहिए। नहीं अनसाउंड माइंडेड है, पागल है, ठीक है, अभी एज नहीं हुआ है उसका, ठीक है, या उसको स्टार्टअप या बिजनेस करने से ही डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया, जैसे फ्रॉडिया घोषित कर दिया गया, तो आप उससे कॉन्ट्रैक्ट करना, तो ये काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद फ्री कंसेंट होना चाहिए, जो भी आप काम करिए, जिसके भी साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करिए उसके साथ फ्री कंसेंट, मतलब जैसे होता नहीं कि सर कोई दबाव नहीं डाला गया, ठीक है, कोई दबाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, जो भी आप काम करेंगे लॉ के दायरे में रह के करें। देखो व्हेन अ पार्टी टू एन एग्रीमेंट प्रोमिसेस टू डू समथिंग ही मस्ट गो समथिंग इन रिटर्न, दिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। मतलब जैसे होता नहीं कुछ फायदा भी तो होना चाहिए, जैसे हम सप्लायर्स के साथ मिलकर काम करते हैं तो सप्लायर्स को कुछ फायदा होना चाहिए, जैसे हम प्रोडक्शन करेंगे आपको देंगे तो मार्जिन होना चाहिए, तो कंसिडरेशन है कि 4 रुपए की चीज तुम 8 रुपए में बेचो, 4 रुपए तुम कमाओ, 4 रुपए हमको दो, ठीक है, काम हो गया, ठीक। तो वही चीज है कि सर बिना लॉफुल कंसिडरेशन के नहीं। फिर लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, देखो क्या लिखा है, Another important basic requirement of valid contract is the legality of object। ये सब आप बिजनेस लॉ में पढ़े होंगे, ठीक है। द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी लॉफुल एंड ऑब्जेक्ट इज लॉफुल व्हेन, ठीक है, कि सर इट इज नॉट फॉरबिडन बाय लॉ, इट इज नॉट इमोरल, ठीक है, इट इज नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, इट इज नॉट अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, ठीक है। मतलब लॉफुल ऑब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि अनलॉफुल कोई एक्टिविटी आप कर रहे हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसको पहले से ही बंद कर दिया गया, जिसको पहले से ही अनवैलिड घोषित कर दिया गया, तो आप वो सामान के लिए आप क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, तो ये काम नहीं होना चाहिए। जो भी आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। फिर या जैसे होता है ना भविष्य में हो जाएगा, ठीक है, उसका आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये नहीं होता, ठीक है। फिर सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जो भी आप पार्टी से एग्रीमेंट करो उसके साथ सर्टेनिटी होना चाहिए। जैसे उसने बोला कि मैं आपको ये सामान 10 दिन में दे दूंगा, 20 दिन में दे दूंगा, तो वो दे देना ही चाहिए, नहीं कि वो 20 दिन बोल के 2 महीने जला रहा है,
तो ये फिर गड़बड़ हो जाएगी फिर आपके लिए, ठीक है। तो जो भी आप परफॉर्मेंस दीजिए उसकी सर्टेनिटी भी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ बेसिक आपके क्या बोलते हैं स्टार्टअप के लिए एग्रीमेंट्स जरूरी हैं, उसके लिए जो एलिमेंट्स थे वो क्या क्या थे बेटा कि सर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए पार्टीज के बीच, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होने चाहिए, कोई भी लीगल रिलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। पार्टीज टू कम्पिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, मतलब जिस पार्टी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं वो कम्पिटेंट होने चाहिए, मतलब मतलब कुछ गलत जैसे होता है गलत एक्टिविटी में नहीं शामिल होने चाहिए, साउंड माइंड नहीं होने चाहिए, 18 साल से कम के नहीं होने चाहिए, ऐसे पार्टी से आपने एग्रीमेंट किया हुआ है बाद में पता चला, ठीक है। फ्री कंसेंट, कोई दबाव में आके पार्टीज के साथ आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लॉफुल कंसिडरेशन भी होना चाहिए, बिना फायदे के कोई आपका एग्रीमेंट नहीं होता। भाई स्टार्टअप में आप काम ही कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस भी होना चाहिए। ये आपका कुछ बेसिक कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और भी होते हैं, वैसे तो 12-13 होते हैं, ठीक है। ये तो ऐसे ही लिखा हुआ क्योंकि इसमें आपको लॉ तो पढ़ना नहीं है, इसमें कुछ बेसिक चीजें बताएगी। ये बेसिक चीजें अगर आपके बिजनेस या स्टार्टअप के अंदर हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से स्टार्टअप को आगे लेके जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं जो स्टार्टअप्स को शुरू होने में बहुत फेस होते हैं, ठीक है। ये सब तो हम उसके फायदे गिना रहे हैं सर कि टाइप्स कौन कौन से रिसोर्सेज हम यूज करते हैं। दूसरी चीज हमने पढ़ी कि सर कौन से प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं अपने वेंडर्स के साथ, ठीक है, बैंकर्स के साथ, ठीक है, सप्लायर्स के साथ। तो उस तरीके से हम किस तरीके से कौन से बेसिक एलिमेंट्स को यूज करके हम अपने स्टार्टअप को और बेहतर बना सकते हैं। लेकिन कुछ आपके प्रॉब्लम्स हैं जो कि रेज होते हैं हमारे इंटरप्रेन्योरशिप के अंदर स्टार्टअप को शुरू करने के लिए। तो पहला क्या बेटा, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल की शॉर्टेज बहुत होती है। जैसे भी बोले कि सर बैंक गए और पैसा मिल गया, ऐसा तो होता नहीं, ठीक है। बैंक वाले झेलाते भी हैं, नहीं भी देते हैं, लास्ट में फिर आपका लोन रिजेक्ट भी कर देते हैं, लोन फॉर्म, ठीक है, क्योंकि उनको आपका ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आता या पसंद नहीं आता, या कह सकते हैं वो देना ही नहीं चाहते, ठीक है, या ज्यादा इंटरेस्ट मांगने लगते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, या जितना पैसा आपके पास है उतने में आप वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी बहुत इसके मैंने बोला ना फाइनेंशियल रिसोर्स का मेन होना बहुत जरूरी है, ये अगर नहीं होगा फिर काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरा क्या बेटा, शॉर्टेज ऑफ पावर है, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ पावर ये सबसे बड़ी जैसे होता नहीं कि सर बिजनेस स्टार्ट तो कर लिए लेकिन चलाने की कैपेसिटी आपके अंदर नहीं है, ठीक है। जैसे लिखा है रेगुलर पावर सप्लाई टू मेजर इशू एंड चैलेंजेस टू बी डील विद, इंडिया इज रनिंग शॉर्ट ऑफ पावर, इट रिजल्ट इन अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड वेस्टेज ऑफ मैन आवर्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है कि काम ज्यादा कराते हैं लेकिन प्रोडक्शन कम हो रहा है, ठीक है। या जैसे होता है ना कि सर मैं पढ़ाता तो बहुत अच्छा हूँ लेकिन लड़के नहीं मेरे पास, तो मेरा क्या बिजनेस चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। मैं बनाता बहुत अच्छा हूँ, ठीक है, स्टार्टअप का बिजनेस बहुत अच्छा करता हूँ, लेकिन मेरे साथ जो काम करने वाले हैं काम तो करते हैं लेकिन उसकी कोई आउटपुट नहीं निकलता, ठीक है। तो क्या स्टार्टअप बेहतर चल पाएगा, नहीं। जैसे मेरा आउटलेट बहुत बढ़िया है, मैंने दिखावे के लिए या कह सकता हूँ मैंने अच्छे अच्छे शेफ रखे हुए हैं, ठीक है, बट कोई आता ही नहीं, ठीक है, या जो है भी वो सही तरीके से काम नहीं करें, खाली उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो स्टार्टअप नहीं चलेगा, कुछ दिन चलेगा बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है शॉर्टेज ऑफ पावर, कि आप अपने पैसे का इस्तेमाल या कह सकते हैं अपने दिमाग या अपने एजुकेशन का इस्तेमाल किस तरीके से यूज कर रहे हैं और आपको आउटपुट मिल रहा है, नहीं मिलेगा बंद हो जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हम इस चीज को यूज नहीं करते, हमको लगता है लॉस हो गया बंद कर देते हैं, ठीक है। फिर क्या बेटा, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, कि हमारे यहाँ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। कहते तो हैं कि बहुत सारे पैसे मैंने यहाँ हमने फैसिलिटी दिया, यहाँ हमने फैसिलिटी दिया, कहीं पावर की फैसिलिटी नहीं है, कहीं पानी की फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, कहीं सप्लायर्स बहुत दूर दूर है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि सर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अगर आपके यहाँ अच्छी नहीं होगी तो वहां पे भी स्टार्टअप जल्दी खड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर स्किल्ड लेबर, जैसे आपके कंपनी या आपके बिजनेस के लिए मतलब बिजनेस के लिए आपको क्या चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए, लेकिन मिल ही नहीं रहे, पढ़े लिखे कम है लोग, ठीक है, पढ़े तो है लेकिन स्किल्स नहीं उनके अंदर, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश के अंदर कि स्किल्ड लेबर का मिलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए और भी स्टार्टअप में दिक्कत होती है, ठीक। फिर लैंड एक्विजिशन है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड इज वेरी हाई, अगर आप लैंड को एक्वायर करते हैं ना बहुत पैसा देना पड़ता है, ठीक है। और कहाँ पे लैंड लेना है, ठीक है, विवादित है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें, ठीक है। आपको पता नहीं कि जिस लैंड पे आप रह रहे हैं, जिस लैंड पे आपको काम कर रहे हैं वो विवादित है, बाद में 10 साल बाद पता चला कि भाई ये सरकारी जमीन है, गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट हथियार ले बंद कर दिया आपके, ठीक है, या गवर्नमेंट नहीं ले लिया उसको, ठीक है। तो ये सब चीजें बड़ा दिक्कत होता है कि लैंड एक्विजिशन करना, ठीक है, जहां पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर करना चाहते हैं, एक बार इन्वेस्ट तो कर दिया वापस तो ले नहीं सकते, एक तो इलीगल है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी देश की क्या बोलते हैं गलत चीजें हो सकती हैं कि जहाँ पे आप लैंड लिए, जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे थे वही गलत निकल गया, ठीक है। वहीं पे आपने वहीं पे बाद में पता चला कि ये कि सरकारी जमीन है, ठीक है, या किसी और की जमीन है। पुअर गवर्नेंस है, पुअर गवर्नेंस का मतलब कि सर
प्लान तो बनाती है सर, पॉलिसी तो बनाते हैं, ठीक है, फंडिंग तो सारी रिलीज करते हैं, लेकिन वो पैसा जाता कहाँ है, ठीक है, गवर्नेंस पुअर है। गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, ठीक है, गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, वो पॉलिसी बना रही है, फंड रिलीज कर रही है, लेकिन जो उसके नीचे बैठे हुए लोग हैं वो सब पैसा निकल जाते हैं या खाते हैं या वापस कर देते हैं गवर्नमेंट, ठीक है, कि भाई यूज, अरे सर नहीं है, कोई नहीं है सर, वापस कर दीजिए, ठीक है। तो ये पुअर गवर्नेंस है, ठीक है। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी का नीचे जाने का कारण क्या है, गवर्नमेंट तो अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो यहाँ के इम्प्लॉइज हैं, जो यहाँ के जितने भी लोग यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, सही से पढ़ाते नहीं है, टाइम पे जाते नहीं है, ठीक है, टाइम से पढ़ाते नहीं, तभी तो कोचिंग में लड़के भाग के आते हैं, और क्यों आ रहे हैं, ठीक है। गवर्नेंस क्या सबसे बड़ा काम, क्योंकि गवर्नमेंट तो हर 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में इनको क्या करती है, सैलरी दे देती है, 1 रुपये भी कम नहीं देती हो, ठीक है। ये नहीं है कि सर 90,200 है तो 90,000 किसी दिन 100 आ गया, ठीक है, किसी दिन 150 आ गया, ऐसा नहीं होता, 90,200 ही आता, ठीक है। लेकिन ये जो 90,200 लोग पाते हैं, ठीक है, इसका ये लोग यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं या सही तरीके से यूज नहीं कर रहे, बच्चों को जो नॉलेज देनी चाहिए वो नॉलेज नहीं देते, ठीक है। इनको लगता है कि भाई कोई दिक्कत नहीं, बच्चे चाहे 10 आए चाहे 100 आए, हमको तो बस बैठना है, ठीक है। तो गवर्नेंस की बहुत बड़ी दिक्कत है स्टार्टअप, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे कैंपेन होते हैं, बहुत सारे फंडिंग रिलीज होते हैं, लेकिन जो इसके अंदर काम करने वाले लोग हैं वही सही तरीके से काम नहीं करते हैं, तो स्टार्टअप नहीं सही तरीके से हो पाएगा। जैसे आपको सही टाइम पे फंड नहीं मिल पाया, सही तरीके से आपका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, तो क्या बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे, नहीं, छोड़ देंगे, कहीं और चले जाएंगे, ठीक है, ठीक है। फिर क्या ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है, जैसे ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे पेपर वर्क, बहुत सारे डिपार्टमेंट में आपको दौड़ना पड़ता है, ठीक है, ये डिपार्टमेंट से ये साइन कराइए, ठीक है, तो वो बोलेगा 10 दिन बाद आइए, 20 दिन बाद आइए, अभी सर नहीं है, ठीक है। ये भी होता है ना इंडिया के अंदर बहुत सारी चीजें, ठीक है, कि पेपर वर्क बहुत होते हैं इसमें। हम लोग कहते हैं ना सर बिजनेस बड़ा नॉर्मली स्टार्ट हो जाता, नहीं होता, ठीक है। आप ये ठेली वाले वाला काम तो करेंगे नहीं, आप कोई बिजनेस अगर करना चाहेंगे, स्टार्टअप खोलना चाहेंगे, भाई उसका नाम होना चाहिए, तो बहुत सारे पेपर वर्क होते हैं, बहुत सारे आपको नगर पालिका से लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए, ठीक है, लैंड एक्वायर किए हैं तो जाके उसका कागज लीजिए, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, पेटेंट लिए तो जाके उसका कॉपी लीजिए, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो ये सब इस होने में बड़ा क्या लगता है, बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी स्टार्टअप लोग कहते हैं यार इतना ज्यादा पेपर वर्क छोड़ा ना कर, ठीक है, इससे भी दिक्कत हो जाती है। फिर इंडस्ट्रियल सिकनेस है, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल को बढ़ावा देने के लिए क्या है, लोग ही नहीं है, या कह सकते हैं कि सर कम पैसे में लोग वेजेस वर्कर्स को रख के और क्या कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल सिकनेस का भी अभाव है कि यहाँ पे ग्रो नहीं होते, यहाँ पे इंडस्ट्रीज धीरे धीरे बंद होती चली जा रही हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से भी स्टार्टअप का होना क्या है, बहुत दिक्कत होती है स्टार्टअप को शुरू होने में, ठीक है, कि इंडस्ट्रियल सिकनेस है, लोग वर्कर्स को कम पैसा दे के काम करा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे शोषण कर रहे हैं उनके साथ। तो इंडस्ट्रीज कई सारे जो ग्रो होती हैं, जो ग्रो होना चाहती हैं, वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। लेबर लॉ है, लेबर लॉ बने तो हैं, ठीक है, लेकिन इसका कोई यूज नहीं होता, ठीक है, लोगों को पता ही नहीं कि इसका फंक्शनिंग कैसे करना चाहिए अपने स्टार्टअप के अंदर या अपने कंपनीज के अंदर, ठीक है, तो भी दिक्कत होती है। इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़े अगर जहां होंगे, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तो लोग स्टार्टअप नहीं शुरू करना चाहेंगे, ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिक्स जाने नहीं है, पॉलिटिकल कि आज 5 साल सरकार अच्छी है, वो स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही है, अगला 5 साल आए तो स्टार्टअप उसने हटा दिया, ठीक है, उसका पैसा फंडिंग कम कर दिया, तो भी दिक्कत आएगी, ठीक है। स्टार्टअप के जो स्टार्टअप जो शुरू होने वाले रहेंगे अगले वाले सब बंद हो जाएंगे, क्योंकि उसने फंडिंग ही बंद कर दी, ठीक है। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत होती है कि सर केंद्र सरकार तो लागू करती है, राज्य सरकार उसको बैन कर देती है, ठीक है, नहीं लागू करती है, कई साल लग जाते हैं लागू करने में, तो भी दिक्कत है। लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एटीट्यूड है कि इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप एटीट्यूड की बड़ी दिक्कत है, लोग बिजनेस नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो डरते हैं, ठीक है, कि सब लोग सरकारी के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन अगर एक बिजनेस खोलेंगे, एक बिजनेस ओपन करेंगे तो कई सारे लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन ऐसा लोग करना ही नहीं चाहते, वो डरते हैं, ठीक है, वो चाहते ही नहीं है कि हम एंटरप्रेन्योर बने, ठीक है, घर वाले ही नहीं चाहते, ठीक है, वो क्या, वो तो घर वाले ही नहीं चाहते, ठीक है, तो भी दिक्कत है। पुअर ग्लोबल रेपुटेशन है, हमारी ग्लोबल रेपुटेशन ही बहुत खराब है कि हम वहां पे चीप समझे जाते हैं, लोअर समझे जाते हैं, कि यहाँ केवल लेबर इनको यूज करो, ठीक है, अपना यूटिलिटी लो, ठीक है, और फिर इनको छोड़ दो, ठीक है, ये बाहर के लोग यही समझते हैं, ठीक है, तो भी दिक्कत है। फिर उसके बाद हाई टैक्स रेट है, हमारे यहाँ टैक्स रेट बहुत हाई है, ठीक है, बिजनेसमैन के ऊपर, ठीक है, कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो भी लगता है, जो भी इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये सब जो लगती है, ठीक है, ये सब बिजनेसमैन के ऊपर ही लगती है, ठीक है, तो वो भी बहुत हाई है। प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013 देखो बना तो हमारे लिए फॉर्मेशन के लिए बना है, ठीक है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ अमेंडमेंट अभी बाकी है, ठीक है, कुछ चीजें इसमें होनी चाहिए सही, तभी हमारा जो मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, जो हम करना चाहते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहते हैं,
तो उसके लिए कंपनी एक्ट का जो प्रोविजन है वो सही करना चाहिए, ठीक है, अमेंडमेंट होना चाहिए। डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, हम बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का क्या कर रहे हैं, डिप्लेशन कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, हरण कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी स्टार्टअप पे इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि हमें मटेरियल ही नहीं मिलेगा। अब जो कंपनी पहले से ही स्थापित हो चुकी है उसको मटेरियल आसानी से मिलेगा, लेकिन आप अपना जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको महंगा मिलेगा, आपको हो सकता है मिले ही ना, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा डिप्लेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से भी हम लोग स्टार्टअप नहीं शुरू कर पा रहे हैं। तो ये कुछ आपके बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो स्टार्टअप के शुरू होने में बहुत ज्यादा क्या करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। तो यही था आपका पूरा मोबिलाइजेशन ऑफ स्टार्टअप, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि सर मोबिलाइजेशन ऑफ स्टार्टअप क्या होता है, ठीक है, किस टाइप्स के स्टार्टअप रिसोर्सेज को हम यूज करके स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि सर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, बेसिक एलिमेंट या प्रिलिमिनरी एलिमेंट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, जो हम बैंकर्स, वेंडर्स और अपने पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ हम क्या कर सकते हैं। तो उसके कुछ हमने एलिमेंट्स पढ़े, और हमने पढ़ा कि सर कौन कौन से प्रॉब्लम्स हमारे कंपनी स्टार्टअप को शुरू करने के लिए आते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ाई की है, ठीक है। तो यही था वो स्टार्टअप के अंदर कुछ टॉपिक्स जो बच्चे कह रहे थे कि मतलब इसको पढ़ा दीजिएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है, अब इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। आप इसमें अब ये मत सोचिएगा कि सर इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। कभी कभी कुछ चीजें जैसे उस चीज को पढ़ना नहीं होता, जो चीजें जरूरी है वो चीजें आप पढ़िए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं सारी टॉपिक्स मैंने क्लियर किए हुए हैं। तो आप बस क्या करिए, जितने भी टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हैं उसको आप रेगुलर पढ़िए, एक एक टॉपिक, जिससे आपका जो नंबर है या कह सकते हैं जिससे आपकी जो नॉलेज है वो भी बढ़ेगी, ठीक है, और अच्छा नंबर भी आप पाएंगे। तो इसको आप करते रहिए। तो अभी के लिए यही रखते हैं, ठीक है। कल जो है नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू।